तो राधे कृष्ण प्रिय मित्रों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल ज्ञानोदय ज्योतिष पर। प्रिय मित्रों, आज का हमारा रोचक तथ्य यह है कि गृह प्रवेश, कितने प्रकार के गृह प्रवेश होते हैं। क्या आपको इसकी जानकारी है? नहीं है तो मैं आपको अवगत करा दूं। तीन प्रकार के गृह प्रवेश शास्त्र में वर्णित है। अपूर्व प्रवेश, सपूर्व प्रवेश एवं द्वंद्व प्रवेश। अपूर्व प्रवेश किसे कहा जाता है, सपूर्व प्रवेश किसे कहा जाता है एवं द्वंद्व प्रवेश किसे कहा जाता है। बड़े संक्षिप्त शब्दों में इन्हें हम समझने का पूर्ण प्रयास करेंगे। साथ में हमें अपूर्व प्रवेश में किन अयन का ध्यान करना चाहिए, माह का, नक्षत्र का, लग्न का ध्यान कर अपूर्व प्रवेश, सपूर्व प्रवेश करना चाहिए। साथ में द्वंद्व प्रवेश करना चाहिए, यह भी जानकारी आपको प्राप्त होगी। साथ में गृह प्रवेश में किन तिथि, किन वार, किन नक्षत्र एवं किन लग्न का हमें त्याग करना चाहिए, किस महीने का हमें त्याग करना चाहिए, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ में मृदु नक्षत्र किसे कहते हैं, क्षिप्र नक्षत्र किसे कहते हैं, चर संज्ञक नक्षत्र किसे कहते हैं एवं ध्रुव संज्ञक नक्षत्र किसे कहते हैं। इन नक्षत्रों में हमें क्या क्या कार्य करना चाहिए, क्या कार्य नहीं करना चाहिए, इन संपूर्ण बातों का विश्लेषण आज के हम इस वीडियो में जानेंगे। आइए प्रिय मित्रों, समय खराब ना करते हुए अधिक से अधिक हम आज के विषय की ओर बढ़ें और इस विषय को समझने का प्रयास करें। बड़ा संक्षिप्त विषय है। आशा करता हूं आप यदि थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो अवश्य इस विषय को बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। विषय यही है कि अपूर्व प्रवेश। शास्त्र कहता है, ज्योतिष शास्त्र कहता है अपूर्व प्रवेश। अपूर्व प्रवेश यानी क्या होता है, जिस भूमि को आपने लिया वो एक निर्माणाधीन भूमि नहीं थी, उस पर अभी तक कोई निर्माण नहीं हुआ। ऐसी भूमि पर आपने मकान बनाया, रहने को घर बनाया या नवीन निर्माण किया, उसमें यदि आप प्रवेश कर रहे हैं तो वह अपूर्व प्रवेश की संज्ञा उसे दी जाती है, उसे अपूर्व प्रवेश कहा जाता है। सपूर्व प्रवेश किसे कहा जाता है, यहाँ सपूर्व प्रवेश भी लिखा है। तो सपूर्व प्रवेश यानी कि आप यात्रा कर कई वर्षों के बाद अपने घर को लौटे हैं और फिर अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं, गृह प्रवेश कर रहे हैं, तो उसे सपूर्व प्रवेश कहा जाता है। शास्त्र में एक और मत है द्वंद्व प्रवेश। तो द्वंद्व प्रवेश किसे कहा जाता है, तो शास्त्र का यह अभिमत है कि जीर्णोद्धार, जिस भूमि का, जिस मकान का आप जहां पर रहते थे, किसी कारणवश वह खंडित मंडित हो गया, उसको आपने पुनः निर्माणाधीन उसमें कार्य करवाया, उसका जीर्णोद्धार करवाया और फिर उसका प्रवेश कर रहे हैं, उसे द्वंद्व प्रवेश के नाम से जाना जाता है। अब प्रिय मित्रों, जानते हैं कि अपूर्व एवं सपूर्व प्रवेश हमने एक ही ब्रैकेट में लिखा हुआ, इसलिए क्योंकि अपूर्व प्रवेश एवं सपूर्व प्रवेश की संख्या एक ही है। द्वंद्व प्रवेश को अलग ब्रैकेट में इसलिए किया क्योंकि यह द्वंद्व प्रवेश की संख्या कुछ अलग है, इसलिए अपूर्व और सपूर्व दोनों को एक मत होकर समझेंगे। अपूर्व सपूर्व प्रवेश को किस अयन में हमें प्रवेश करना चाहिए, किस अयन में हमें उसमें गृह प्रवेश करना चाहिए। तो शास्त्र का वचन है कि अयन यानी कि उत्तरायण में, दक्षिणायन में नहीं, उत्तरायण में हमें अपूर्व एवं सपूर्व प्रवेश करना चाहिए। साथ में किस माह में हमें ये दोनों प्रवेश करना चाहिए, तो शास्त्र का वचन है कि ज्येष्ठ मास, माघ मास, फाल्गुन मास एवं वैशाख मास, यह चार जो मास है, इन चार मास में यह दोनों प्रवेश करना श्रेष्ठतम मानेंगे। साथ में किन नक्षत्रों में हमें यह प्रवेश करना चाहिए, तो शास्त्र कहता है मृदु संज्ञक नक्षत्र एवं ध्रुव संज्ञक नक्षत्र। मृदु संज्ञक नक्षत्र एवं ध्रुव संज्ञक नक्षत्र किसे कहते हैं, वो आगे हम नीचे की ओर जब बढ़ेंगे वीडियो में तो जानेंगे। लग्न, किस लग्न में हमें यह दोनों प्रवेश करना चाहिए, तो शास्त्र का मत है कि स्त्री लग्न होना चाहिए। स्त्री लग्न में यह प्रवेश करना श्रेष्ठतम माना गया है। यदि इन बातों का ध्यान रखते हुए, अयन, माह, नक्षत्र एवं लग्न, इन चारों बातों का ध्यान रखते हुए यदि आप अपूर्व प्रवेश एवं सपूर्व प्रवेश कर रहे हैं तो श्रेष्ठ धन लक्ष्मी की प्राप्ति, धन धान्य ऐश्वर्य की प्राप्ति, घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति नित्य होती रहेगी। घर में कभी भी क्लेश या काल कभी भी समाहित नहीं होगा। इसलिए अपूर्व प्रवेश एवं सपूर्व प्रवेश इन बातों का ध्यान रखते हुए करें तो श्रेष्ठतम माना जाएगा। साथ में आइए प्रवेश बात करते हैं द्वंद्व प्रवेश की। तो द्वंद्व प्रवेश हमें किस अयन में करना चाहिए, यह भी हमें उत्तरायण में ही करना चाहिए। इसके लिए श्रेष्ठतम मास कौन से माने गए हैं, तो अगहन मास, कार्तिक मास एवं श्रावण मास, इन तीन मासों में हमें द्वंद्व प्रवेश करना चाहिए, यह भी श्रेष्ठतम है। हम इन मासों में भी
यह प्रवेश कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इन मासों में ज्येष्ठ, माघ, फाल्गुन, वैशाख नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन श्रेष्ठतम अगन, कार्तिक एवं श्रावण द्वंद्व प्रवेश के लिए मान्य है। साथ में शतभिषा नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, चर नक्षत्र एवं क्षिप्र नक्षत्र, इन नक्षत्र संज्ञा में हमें द्वंद्व प्रवेश करना चाहिए। श्रेष्ठतम शास्त्रों के ये अभिमत है। साथ में गुरु शुक्र अस्त है, इसका भी विचार हमें द्वंद्व प्रवेश में नहीं देखना चाहिए। यदि गुरु एवं शुक्र का तारा अस्त है तो भी हमें यह प्रवेश करना श्रेष्ठ ही है, शुभ ही माना जाता है, ऐसा शास्त्र का अभिमत है। अब आइए मित्रों बढ़ते हैं अगले विषय की ओर कि हमें ग्रह प्रवेश में किन वार, तिथि, नक्षत्र का ध्यान रखना चाहिए। किन ग्रह प्रवेश शुभ हो, किन तिथि को हमें ग्रह प्रवेश नहीं करना चाहिए। शास्त्र का अभिमत है कि रिक्ता तिथि यानी कि चतुर्थी तिथि, यह रिक्ता तिथि की मान्यता दी जाएगी। यह रिक्ता तिथियां हैं, तो इन रिक्ता तिथियों को हमें गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। साथ में अमावस्या के दिन भी हमें गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। गृह प्रवेश में रविवार एवं मंगलवार, रविवार को निमित्त रूप से भद्रा सूचक दिन माना गया है और मंगलवार को अग्नि सूचक दिन माना गया है, इसलिए इन 2 दिवस में भी हमें गृह प्रवेश कदापि नहीं करना चाहिए, अन्यथा अग्नि का भय और भद्रा का भय सदा ही उस घर में बना रहता है। साथ में चर लग्न नहीं होना चाहिए। अगर चर लग्न में आप गृह प्रवेश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अस्थिरता उस घर में रहेगी, आप वहां पर ज्यादा दिन तक रह नहीं पाएंगे, उसे किसी कारणवश खाली करना पड़ेगा या कहीं दूर जाना पड़ेगा, कैसी भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए चर लग्न में भी हमें गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। स्थिर लग्न में गृह प्रवेश का कार्य शुभ माना जाता है। चैत्र मास, अगर मास की बात करें तो हमें चैत्र मास को छोड़ देना चाहिए, उस चैत्र मास में हमें गृह प्रवेश कदापि नहीं करना चाहिए। परंतु यदि शुभ मुहूर्त आ रहा है, जैसे नवरात्रि इत्यादि का जो प्रयोजन होता है, इसमें हम गृह प्रवेश का कार्य कर सकते हैं। चैत्र मास अगर सामान्य मुहूर्त की बात करें तो नहीं कर सकते, लेकिन विशेष मुहूर्त में चैत्र मास में भी हम गृह प्रवेश का कार्य कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई दोष उत्पन्न नहीं होगा। आइए प्रिय मित्रों, मृदु संज्ञक नक्षत्र, ध्रुव संज्ञक नक्षत्र, चर संज्ञक नक्षत्र, क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र, इन नक्षत्र को जानते हैं कि इसमें कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। तो मृदु संज्ञक नक्षत्र यानी कि रेवती, अनुराधा, मृगशिरा एवं चित्रा, यह 4 नक्षत्र मृदु संज्ञक नक्षत्र में गिने जाते हैं, आते हैं। मृदु संज्ञक नक्षत्र को अगर सामान्य शब्दों में कहें तो इन नक्षत्रों में हमें क्या कार्य करना चाहिए, तो गहना बनवाना या चित्रण करना, अपने स्वयं का श्रृंगार करना, श्रृंगारित सामान का इकट्ठा करना, ये सारे कार्य मृदु संज्ञक नक्षत्र में कर लेना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई द्वेष या दोष उसमें उत्पन्न नहीं होता है। साथ में ध्रुव संज्ञक नक्षत्र, तो ध्रुव संज्ञक नक्षत्र किसे कहा जाता है, तो उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद एवं रोहिणी, यह जो 4 नक्षत्र हैं इन्हें ध्रुव संज्ञक नक्षत्र कहा जाता है। इनमें हमें स्थिरता वाले कार्य करना चाहिए, जो चिरकाल तक जिनसे हमें लाभ प्राप्त करना है, ऐसे कार्य हमें ध्रुव नक्षत्र में करना चाहिए, अत्यंत श्रेष्ठतम मान्य होते हैं। फिर चर संज्ञक नक्षत्र, चर संज्ञक नक्षत्र में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा एवं शतभिषा, यह 5 नक्षत्र जो हैं, यह 5 नक्षत्र चर नक्षत्र संज्ञक राशि में, चर नक्षत्र में, चर संज्ञक नक्षत्र में आते हैं। इसलिए निमित्त रूप से हमें इन नक्षत्रों में चलायमान कार्य करना चाहिए, जैसे मशीनरी इत्यादि के कार्य हुए, या चर नक्षत्र इसमें कर सकते हैं चर संज्ञक नक्षत्र में, या और भी कोई चलायमान कार्य हमें करना हो, निमित्त रूप से यात्रा इत्यादि के कार्य हो, तो यह सारे चर संज्ञक नक्षत्र में हम कर सकते हैं। साथ में क्षिप्र नक्षत्र संज्ञक, क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र किसे कहते हैं उसे भी जानते हैं। तो हस्त नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र एवं अभिजित नक्षत्र, यह 4 नक्षत्र क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र कहे जाते हैं। इन क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र में हमें क्रीड़ा से संबंधित कार्य करना चाहिए या नवीनतम कार्य इत्यादि करना चाहिए, जैसे कोई दुकान खोलना हुआ या और भी कई सारे कार्य नवीनतम होते हैं, वह सारे कार्य हमें क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र में करना चाहिए, यह श्रेष्ठतम माना जाता है। तो आशा करता हूँ प्रिय मित्रों, बड़ी आसानी से गृह प्रवेश के इस महत्वपूर्ण विषय को आप जान पाए होंगे, समझ पाए। अगला जो हमारा वीडियो आएगा वह वास्तु का मुहूर्त किस प्रकार से हमें निकालना चाहिए, उसके विषय में अगला हमारा वीडियो आपके बीच में प्रसारित होगा। इसलिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ज्ञानोदय ज्योतिष चैनल एवं तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक हमारे चैनल
को लाइक कीजिए। यदि कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ संशय मन में उत्पन्न रह गया हो, तो नियमित रूप से आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर हमें कमेंट कीजिए और आपका प्रश्न उसमें लिख दीजिए। हम यथोचित उसका उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करेंगे। राधे कृष्ण।